हेलो डियर स्टूडेंट्स, काफी सारे लोग यार मुझसे ये डाउट भी पूछ रहे थे और मैंने देखा काफी सारे लोग सर्च भी ये कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी वर्सेस इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जाना चाहिए या मर्चेंट नेवी के लिए जाना चाहिए, ठीक है। तो भाई देखो क्या है, इसके ऊपर हम लोग पहले बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं, लास्ट ईयर भी काफी डिस्कशन किए थे, बट मैंने सोचा कि क्यों ना एक डिटेल्ड एनालिसिस बनाई जाए। अब डिटेल्ड एनालिसिस में देखो क्या है कि मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी है, मतलब गूगल पे, चैट जीपीटी, क्लाउड, इन सब पे, तो एक डेटा मैं लेकर के आऊं, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिस इज 100% एक्यूरेट डेटा, क्योंकि पता है जैसे मैं जैसे मैं वीडियो बनाता हूं ना, 4-5 चूजे आकर के खड़े हो जाएंगे कि सर आपने ये गलत बता दिया, सर आपने। भाई देखो, अपनी भी रिसर्च करो, तुम्हारा करियर बनने वाला है, मेरा नहीं बनने वाला है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम अपने लेवल पे भी जाकर के रिसर्च करो। लेकिन जब कोई करियर ऑप्शन आप चूज कर रहे होते हो ना, तो वो करियर ऑप्शन ऐसा नहीं होता कि हमें 4 दिन करना है या 4 साल करना है। आपकी जो एज है भी वो है 19 साल, 20 साल, 18 साल, आपको अगले 40-50 साल तक वो काम करना है, तो ऐसा काम करो जो आप कर पाओ, इतने लंबे ड्यूरेशन तक आप वो काम कर पाओ, ठीक है। तो मैंने कुछ, वैसे और भी कई सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ क्राइटेरियाज पिक किए हैं, जैसे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, कंपटीशन क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, कोर्स की फीस कितनी लग रही है, स्टार्टिंग सैलरी और लॉन्ग टर्म सैलरी क्या है, ठीक है। इसमें आप वर्किंग कंडीशन भी ऐड कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो वर्किंग कंडीशंस भी ऐड कर सकते हो, वो भी मैं वैसे डाल ही दूंगा, मैंने 1-2 पॉइंट इसके अलावा भी जोड़े हुए हैं। तो मैं इसके बेसिस पे चेक कर रहा हूं कि मर्चेंट नेवी प्लस इंजीनियरिंग अगर हम आईआईटी से करते हैं, एनआईटी से करते हैं और प्राइवेट कॉलेज से करते हैं, तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा, इसकी सारी की सारी डिटेल एनालिसिस हम यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। अब वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, केवल वही लोग रुके जो अपने करियर को लेकर के थोड़ा सा उत्सुक हैं, थोड़ा ईगर है, कुछ करना चाहते हैं। जो रील स्क्रॉल करने वाले लौंडे हैं वो फटाफट निकल लो यार यहाँ से, तुम्हारे मतलब का तो वीडियो ही नहीं है ये, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी। देखो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे ठीक नहीं भी लग रही, तो मैं उसको प्रॉपरली इलैबोरेट करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मर्चेंट नेवी में जाने का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है पीसीएम, और पीसीएम में 60%, पीसीएम में ओवरऑल 60% ये होता है। हालांकि कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो 70% भी मांगती हैं, 75% भी मांगती हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पीसीएम जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना अच्छा फायदा है। प्लस थोड़े से मेडिकल फिटनेस, मेडिकल स्टैंडर्ड एनडीए लेवल के नहीं होते हैं, बेसिक होते हैं, लेकिन हाँ मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए, जैसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, आंखें आपकी ठीक होनी चाहिए, और भी कई सारी चीजें हैं। अब यही अगर आप आईआईटी में आओगे तो आईआईटी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो जेई एडवांस का है, इसमें भी 12th पीसीएम होना चाहिए, और ये 75% होता है, ये जेई का क्राइटेरिया है, ठीक है। जेई मेंस और जेई एडवांस का क्राइटेरिया है। प्राइवेट कॉलेज में तो क्या है कि थ्रू जेई भी जा सकते हो और डायरेक्ट भी जा सकते हो, बस हाँ ये है कि 12th का पीसीएम होना चाहिए। यहाँ पे परसेंटेज लेसर भी रहते हैं, तो भी कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने अपना कॉलेज खोल दिया है, तो वो कहते हैं कि सीट तो भर जाए, सीट भरने के लिए वो कम फीस पे भी एडमिशन ले लेते हैं, ज्यादा फीस पे भी लेते हैं, डिपेंड करता है कि कैसा ग्राहक उनका फंस रहा है और कैसे दबोच पा रहे हैं, कम पीसीएम पे भी उठा लेते हैं वो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के टर्म में अगर आपको मर्चेंट नेवी को जज करना होगा तो अपने हिसाब से मैं खास तौर से आईएमयूसीटी की बात कर रहा हूँ, जीपी रेटिंग की या दूसरी चीजों की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। अब इसके बाद आते हैं कॉम्पिटिशन पे। तो देखो कॉम्पिटिशन जो है, कंपटीशन, हाँ यहाँ पे बात करते हैं कंपटीशन। अब कंपटीशन देखना, मैं थोड़ा इलाबोरेट करके बता रहा हूँ आपको कंपटीशन। आईएमयूसीटी में जो लास्ट ईयर का डेटा है, बहुत लोग बोलते हैं सर 80,000 लोग बैठे थे, देखिए 78,000 के आसपास कुछ फॉर्म फिलअप्स हुए थे, इतने रजिस्ट्रेशन हुए थे। और एक पॉडकास्ट अगर आप चेक करोगे जिसमें वो आईएमयू की जो हेड हैं उन्होंने बताया था कि अराउंड 38,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, एग्जाम अटेंड किया था, और उनमें से 19,000 को रैंक भी मिल गई थी, इतने लोग को रैंक मिल गई थी, ठीक है। अगर आप रैंक के बेसिस पे भी चेक करोगे ना, तो यहाँ पे जो कंपटीशन है आपको अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। 50% का सिलेक्शन रेशियो है रैंक के बेसिस पे। लेकिन बात ये नहीं है कि रैंक मिल गई थी, बात ये कि कॉलेज कितने लोगों को मिला। अब देखो ऐसे कॉलेज मिलने को तो मेरे यहाँ के 1-2 बच्चे ऐसे भी थे जिनको 11,000 12,000 पे भी मिला है कॉलेज। लेकिन फिर भी अगर हम सेफर साइड पे जाएं, तो आप ये मान करके चलो कि टॉप 6,000 7,000 तक फिर भी कॉलेज मिल जाता है, 7,000 तक आराम से मिल जाता है अगर किसी कंपनी ने आपको सिलेक्ट किया हुआ है या आप बीएससी में जाना चाहते हो। आईएमयू की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी 7,000 वालों को आराम से मिल जाता है। तो भी अगर आप चेक करोगे कि 7,000 8,000 या 9,000 तक जा रहे हो,
मैं बता रहा हूं अगेन कि 11-12,000 वालों को भी मिला है, ठीक है। तो अगर आप वैसे भी देखोगे कि तो चलो 7,000 ले लो और डिवाइडेड बाय 38,000 कर लो, और यहां से आप अपने आप कैलकुलेट कर लो कि क्या यहां का सक्सेस रेशियो है। ये आप अपने आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि क्या सक्सेस रेशियो आ रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम जेई की बात करते हैं, चलो जेई की अगर आप बात करोगे तो जेई की बात में क्या है कि भाई लगभग 15 लाख लोग बैठते हैं एग्जाम देने के लिए। रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, 15 लाख लोग एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, ठीक है। इसमें से करीब 1.5 से 2 लाख लोग जेई मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं। अब जेई मेंस के लिए सिलेक्ट होना एक अलग बात है, लेकिन एनआईटी में कितने लोगों को सीट मिल रही है वो मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली जो एनआईटी की सीट्स है मेरे हिसाब से 20 to 30,000 वालों को ही मिलती है, इससे ज्यादा को नहीं मिलती है। तो अगर आप यहां से भी सिलेक्शन रेशियो निकालना चाहते हो तो आप मान लो 30,000 आपके पास है, ठीक है। नीचे आप कर लो 15 लाख, ठीक है। 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, यहां से अगर आप सिलेक्शन रेशियो निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आप जेई एडवांस की बात करते हो, मतलब आईआईटी की बात करते हो, तो भाई एडवांस में तो और कम ही सिलेक्ट होते हैं, और 6,000 तक मेरे हिसाब से सारे आईआईटीज जो होते हैं 6,000 से 7,000 तक क्लोज हो जाते हैं। तो अगर आपको वो सक्सेस रेशियो निकालना होगा तो 6,000 डिवाइडेड बाय अगेन 15 लाख इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो यहां से आपका वो सक्सेस रेशियो भी निकल करके आ जाएगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा। ये तो अराउंड 2% का आ रहा है सक्सेस रेशियो, और ये तो 2% से भी कम आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है एडवांस का सक्सेस रेशियो। तो कंपटीशन लेवल तो भाई बहुत अलग ही लेवल पे है। एक तो आपको कंपटीशन समझ में आ गया होगा कि किस लेवल पे, यहां अभी भी कंपटीशन बहुत डाउन है, पेपर लेवल बहुत ईजी है। रीजन ये कि बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है, और कई लोग जा भी नहीं पाते, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, ये भी एक रीजन है। अब इसके बाद बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। देखो बीटेक का तो कोर्स ड्यूरेशन सभी को पता है कि 4 साल होता है, यहां पे लिखा हुआ है 3 से 4 साल। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका क्या मतलब है 3 से 4 साल का, इसको जरा समझते हैं कि 3 से 4 साल का क्या मतलब है। देखो यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं ना मर्चेंट नेवी में, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डीएनएस है, बीएससी है, बीएससी इन नॉटिकल साइंसेस, एंड बीटेक है। तो बीटेक तो आपको ऑलरेडी पता है कि इसका तो 4 साल ही रहेगा, ठीक है, और इसमें भी 4 साल के बाद में 1 साल की ट्रेनिंग भी रहती है, यहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग भी रहती है, ठीक है। बीएससी का कोर्स लगभग सभी को पता है कि 3 साल का होता है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 1 साल की ट्रेनिंग रहती है। ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में सैलरी नहीं मिलती, लेकिन ट्रेनिंग में हमें स्टाइपेंड मिलता है। अगर आप एक अच्छी जगह से कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा, यहाँ पे भी स्टाइपेंड मिलेगा। डीएनएस, बहुत लोगों को लगता है कि अरे यार डीएनएस एकदम निकृष्ट दर्जे का कोर्स है कि डिप्लोमा ही मिल रहा है। भाई डीएनएस का पूरा नाम होता है डीएनएस लीडिंग टू बीएससी, क्योंकि डीएनएस में क्या होता है कि 1 ईयर डिप्लोमा होता है, 1 ईयर डिप्लोमा होता है प्लस 18 मंथ की ट्रेनिंग होती है, 18 मंथ की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम और होता है जिसको आप सेकंड मेट का एग्जाम, सीओसी का एग्जाम ऐसा बोल सकते हो। ये क्लियर करना भी कंपलसरी होता है, और जब आप ये क्लियर करते हो तो यहाँ पे भी आपको बीएससी की डिग्री मिलती है, यहाँ पे भी आपको बीएससी की डिग्री मिलती है। तो ये जो ड्यूरेशन वेरिएबल दिखा रहा है ना, वो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 1 साल ये हो गया, 18 महीने का ये हो गया। अब इसके बीच में क्या होता है कि थोड़ा वेटिंग पीरियड भी होता है, प्लस कई लोगों को सेकंड मेट एग्जाम क्लियर करने में 4 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल भी लगता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा वेरिएबल रहता है। तो टाइम भी आपको समझ में आ गया होगा, कोर्स ड्यूरेशन क्या है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। डीएनएस में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डीएनएस कंप्लीट करने के बाद भी जब आप जॉब पे, इसके बाद ही आप 3rd ऑफिसर बन पाओगे, इसके बाद ही आप 3rd ऑफिसर बन पाओगे। यहां पे भी वही सेम चीज है, ठीक है ना, कि इसके बाद ही बन पाओगे, और यहां पे भी वो सेकंड मेट का एग्जाम देना ही पड़ता है सभी लोगों को। तो कोर्स ड्यूरेशन क्या है मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन के बाद, इधर आते हैं दोबारा से कि कोर्स की फीस कितनी है। देखो पहले आईआईटी की बात कर लेते हैं कि आईआईटी की फीस 8 लाख से 10 लाख है। आप खुद भी गूगल कर सकते हो सकता है मेरा डेटा आपको गलत है, कि आप खुद भी गूगल कर सकते हो। एनआईटीज में जाओगे तो 5 लाख से 8 लाख के बीच में, प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो भैया 4 लाख से 25 लाख तक हो सकती है, क्योंकि अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी हैं, जैसे वीआईटी हो गया, मणिपाल हो गया, और भी कई सारे हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो भाई बस खुल गए हैं और उनको अपने एडमिशन भरने हैं किसी भी तरीके से। तो डिपेंड करता है, फीस उसके ऊपर डिपेंड करती है। 4 लाख भी होती किसी किसी की, और किसी की 25 लाख भी होती है, ठीक है।
यहाँ इसीलिए बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अब यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ की भी कोर्स फीस में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अगर हम इसकी कोर्स फीस में देखें, इसकी कोर्स फीस में देखें तो देखो डीएनएस की जो कोर्स फीस होती है, अगर आप आईएमयू कैंपस में जा रहे हो तब तो बहुत ही कम होती है, ये करीब 2 से 3 लाख के बीच में होती है, ठीक है, आईएमयू कैंपस में, आईएमयू सिटी में नहीं, आईएमयू कैंपस में। और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हो तो प्राइवेट कॉलेज में 5 से 10 लाख के बीच में होती है ये फीस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक फायदा भी है डीएनएस करने का। डीएनएस करने का फायदा ये कि जब आप 18 महीने की ट्रेनिंग करते हो ना तो आपको एक स्टाइपेंड मिलता है, मैंने बताया था। तो वो जो स्टाइपेंड होता है, मान लो आप एक एवरेज स्टाइपेंड हम मान करके चल रहे हैं कि हमें एवरेज स्टाइपेंड जो मिल रहा है वो सपोज 30,000 पर मंथ मिल रहा है, ठीक है, और 18 महीने तक आप करोगे तो जो भी फीस आप पे कर रहे हो 18 इंटू 30 करके देखो तो आपको पता चलेगा कि 5,40,000 करीब करीब आपको स्टाइपेंड के फॉर्म में वापस मिल जाता है। हालांकि ये पैसा आगे दोबारा लगेगा, कहाँ लगेगा, जब हम सेकंड मीट का एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां पे भी हमारे करीब करीब 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए लग जाते हैं। तो आप यहाँ से फीस अपनी कैलकुलेट कर सकते हो और ये डिपेंड करता है कि कौन से प्राइवेट कॉलेज। मान लो एक कॉलेज है जिसने 10 लाख ही ले लिए, सबसे ज्यादा महंगा कॉलेज ले लिया आपने, 10 लाख ले लिए, प्लस आपका यहाँ पे 3 लाख 4 लाख लग रहा है, टोटल 14 लाख लग रहा है। लेकिन उन 14 लाख में आप ये भी देखो कि आपको यहाँ पे काफी पैसा वापस भी मिल रहा है, तो एक फीस आपकी एक अच्छी तरीके से कम हो जाएगी। इसी तरीके से बीएससी जो होता है, आईएमयू कैंपस में जाओगे तो फीस कम रहती है, ठीक है, आईएमयू कैंपस में करीब 8 लाख के आसपास ही रहती है, 8 लाख 9 लाख डिपेंड करता है, आप ब्रोशर में भी एक बार चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो कुछ प्राइवेट कॉलेज 13 लाख लेते हैं, कुछ 20 लाख के ऊपर भी लेते हैं, 21 लाख भी लेते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे आपको एक एवरेज स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड यहाँ जो अच्छा कॉलेज है वहां से आपको 50 के तक का भी स्टाइपेंड मिल सकता है, लेकिन 12 महीने का होगा, तो मतलब 6 लाख रुपए आपके यहाँ से भी करीब करीब वापस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां से भी आप फीस कैलकुलेट कर सकते हो। सेम बीटेक में है तो बीटेक का भी फीस मोर और लेस ऐसा ही होता है जैसा बीएससी का है। अब बहुत लोगों को लगता है कि अरे सर यहाँ तो काफी सारी फीस लग रही है, यहाँ तो काफी सारा पैसा लग रहा है भाई, लेकिन जैसे ही आप इसके बाद ऑफिसर पे जाओगे, मतलब हम लोग जब सैलरी पे जाएंगे ना, तो तुम देखोगे कि ये सारा कुछ 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न हो जाता है। मतलब जितना आपने लगाया है, जितना भी आपने यहाँ पे लगाया है वो सब 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न पे आ जाता है। तो अगर हम इसकी सैलरी की बात करें ना, सैलरी की बात करें, मैं पहले इसी की सैलरी की बात कर ले रहा हूँ। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो डीएनएस में जब आप 3rd ऑफिसर बन जाते हो, 3rd ऑफिसर बन गए आप, तो आपको एक एवरेज सैलरी, मैं बता रहा हूँ एवरेज सैलरी मिलती है 2 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ एवरेज। कई लोगों को 3 लाख भी मिलती है, 3 लाख के ऊपर भी मिलती है, किसी को 2 लाख से कम भी मिलती है, लेकिन मैं एक एवरेज सैलरी बता रहा हूँ 2 लाख रुपए मिलती है। तो अब आप ये मान के चलो कि जब आपने यहाँ पैसा लगाया था, मैंने माना कि आपने बिल्कुल महंगा कॉलेज ले लिया, यहाँ पे भी लग गया 3 की जगह 4 लाख लग गया, 14 लाख लग गया है, इधर कुछ 5 लाख आपका वापस हो गया था, ठीक है। तो फिर भी मैंने मान लिया कि आपका करीब करीब 9 लाख रुपए मान लो आपने लगा दिया पूरा। लेकिन जब आप यहाँ आओगे, सैलरी कमाने पे आओगे, तो 9 लाख को कवर अप करने के लिए आप देखना 2 लाख रुपए आपको पर मंथ मिल रहा है, 4-5 महीने में पूरी की पूरी चीज कवर हो जाएगी। इन द सेम वे जब आप बीएससी करोगे तो भी यही कहानी है, बीटेक करोगे तो भी यही कहानी, क्योंकि एवरेज सैलरी लगभग सबकी सेम ही है। यहां कवर अप करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, यहां जल्दी कवर अप हो जाता है, इसीलिए डीएनएस को ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर हम लोग सैलरी कैलकुलेट करें यहाँ की, इधर जरा सैलरी कैलकुलेट करके देखो, तो देखो आईआईटी, अगर आप आईआईटी की बात कर रहे हो, और अगेन मैं ये बोल रहा हूं कि हो सकता है मेरा डेटा गलत हो, आप अपनी तरफ से चेक करना, क्योंकि मैं अपने डेटा से ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आपको मर्चेंट नेवी में ही घुसना चाहिए। आईआईटी का जो एवरेज डेटा है वो 10 से 25 लाख का है, हो सकता है किसी का ज्यादा भी हो। अगर आप अलग अलग आईआईटी की बात करोगे तो किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का 33 लाख हो सकता है, किसी का 34 लाख हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। लेकिन अगर आप आईआईटी से कर रहे हो तो ये एक अच्छा चीज है कि आईआईटी से आपने बीटेक किया और ये सारी की सारी फीस आपकी 1 साल के अंदर ही कवर अप हो जाएगी। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एनआईटी से कर रहे हो 5 से 8 लाख रखी है आपने, यहाँ पे भी एवरेज सैलरी कितनी मिल रही है, 6 से 15 लाख रुपए मिल रही है, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूं अलग अलग एनआईटी की अलग अलग हो सकती है, आप अपने लेवल पे चेक करना। और ये भी एक अच्छी चीज है कि आपने जितना पैसा लगाया वो आपका 1 साल में कवर अप हो गया, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में पंगा है,
प्राइवेट कॉलेज में क्या पंगा है कि भाई फीस जो आपकी जहां 4 लाख लग रही है, आप खुद समझ के देख लो कि वहां पे पढ़ाई का लेवल क्या होगा और कंपनी कैसी आएंगी। अगर आप, मैं यहाँ बोल रहा हूँ चलो वीआईटी है ना वेल्लोर वाला, उसका भी देखोगे ना तो एवरेज पैकेज करीब 10 लाख आता है। मणिपाल का देखोगे उसका एवरेज पैकेज करीब 12 लाख रुपए आता है आप, लेकिन इनकी फीस जो है वो करीब करीब 20 लाख रुपए लगती है। ठीक है, आप यहां से कवर अप ही नहीं कर पाओगे। दूसरी बात यहां पे क्या है कि यहां पे आपको टैक्स वगैरह भी पे करने पड़ रहे हैं, खर्चा भी उठाना पड़ रहा है। मर्चेंट नेवी में एक फायदा है, आपकी पूरी सैलरी सेविंग है, क्योंकि आपका पूरा खर्चा कंपनी उठा रही है। जब आप शिप पे हो तो रहना, खाना, घूमना तो खैर घूमने में तो आप ही खर्चा करोगे, लेकिन वो पूरी दुनिया में घुमा रही है, जहां पे खरीदना होगा वो आपको खरीदना पड़ेगा, बट बाकी सब चीजों का खर्चा तो आपकी पूरी सेविंग में आ जाता है। दूसरी बात ये कि अगर आप 6 महीने के ऊपर रहते हो तो आपको टैक्स फ्री इनकम मिलती है, टैक्स आपको पे ही नहीं करना पड़ता। तो ये एक फायदा है जो मर्चेंट नेवी की तरफ से आपको मिल रहा है। स्टार्टिंग सैलरी की मैंने आपको ऑलरेडी बात बता ही दी है, सैलरी स्ट्रक्चर पे हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा। हालांकि जब आप आगे जाओगे तो सैलरी के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है कि जो सेकंड ऑफिसर होता है उसकी एक एवरेज सैलरी 4.5 लाख हो जाती है, जब चीफ ऑफिसर पे जाओगे तो 8 लाख 9 लाख हो जाती है, और आगे जाओगे तो 10-12 लाख भी हो जाती है पर मंथ। हालांकि वो ग्रोथ आपको इंजीनियरिंग में नहीं दिखाई पड़ती, ठीक है, लेकिन हाँ वहां पे दिखाई पड़ती है। तो ये सारी चीजें सैलरी के बारे में मैंने बता दी। इसके अलावा बात आती है जॉब सिक्योरिटी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग डिस्कस करते हैं कि सर क्या जॉब सिक्योरिटी है क्या, क्योंकि मर्चेंट नेवी में बोलते हैं कि जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके ऊपर जॉब मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो वहां पे है वो ये है कि डिमांड अभी भी हाई है और सप्लाई अभी भी कम है। बहुत कम लोग हैं जो अभी भी मर्चेंट नेवी में जा रहे हैं। मतलब कैप्टन्स की अभी भी बहुत ज्यादा वैल्यू है, चीफ ऑफिसर की अभी भी बहुत ज्यादा वैल्यू, क्योंकि बहुत कम है अभी भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत कम है, और ग्लोबल ट्रेड तो धीमे धीमे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो लोगों की जरूरत कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी कैप्टन की इतनी वैल्यू कि अगर कैप्टन बोलता है ना कि यार मैं तो 3 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, तो उसको फिर 3 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ठीक है, तो वैल्यू अभी भी है, भले ही जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी पूरी है। यहाँ पे तो एकदम अगर आप गंद ही मचा दो शिप पे जाकर के तो ही आपको जॉब से निकाला जाएगा। बाकी इंजीनियरिंग की जॉब सिक्योरिटी कैसी है ये आप लोगों को, लगभग सभी लोगों को पता है। आईआईटी और एनआईटी पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, ठीक है। हालांकि अगर आप आईआईटी और एनआईटी में भी ना गंद मचा रहे हो, मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं लोग जो आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है, लेकिन वहां पास आउट होने का मतलब कि वो बैक लग गई थी, कुछ लग गया था और फिर उसके बाद जॉब नहीं मिल पा रही थी, उन्होंने भी गंद मचा रखा है। मैंने एनआईटी वाले भी देखे, आईआईटी वाले भी देखे, पर इस तरीके का क्राउड ऐसा नहीं कि केवल यही होता है, मर्चेंट नेवी में नहीं होता, हर जगह होता है यार। जो गंदा क्राउड है वो सब जगह होता है, जिसको जॉब नहीं करनी होती, मक्कारी करनी होती, सब जगह कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आईआईटी का अच्छा जॉब सिक्योरिटी है, एनआईटी का भी अच्छा जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आपको पता है कि बहुत यार रगड़ना पड़ता है। अपने आसपास ही देख लो, तो जॉब सिक्योरिटी के मामले में भी आपको पता लग जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज वर्किंग कंडीशन, जहां पे मैं मर्चेंट नेवी को सबसे कम नंबर देता हूं। हालांकि सबसे कम नंबर तो नहीं देने चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी इसलिए सबसे कम नंबर देता हूं क्योंकि यहाँ की वर्किंग कंडीशन अलग है यार। आप पूरी दुनिया में घूम रहे हो, अलग अलग वेदर कंडीशंस में हो, लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज है, बहुत ज्यादा काम है वहां पे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-2 दिन 3-3 दिन, और इसीलिए यहाँ पे इतना सारा पैसा भी मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्किंग कंडीशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। आपको कभी कभी तो ऐसा होता है कि नॉर्मल वॉच कीपिंग होती है, 7-8 घंटे में खत्म हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है पोर्ट पे, बहुत ज्यादा 2-2 दिन तक लगातार काम करना पड़ता है। तो वर्किंग कंडीशन भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा हार्श है। हालांकि आप इधर भी जाओगे, आईआईटी या एनआईटी में भी जाओगे, तो भी जो कॉर्पोरेट लाइफ है वो कोई बहुत अच्छी लाइफ नहीं है। अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मुझे तो बहुत ही बकवास लाइफ दिखती है, क्योंकि जब आपको रात में जगना पड़ रहा है, जहां पे भी नाइट शिफ्ट में आप जहां पे भी काम कर रहे हो, वो लाइफ कभी भी अच्छी लाइफ नहीं मानी जाती। दूसरी बात होती है कि उसके साथ साथ में हर एक कॉर्पोरेट के नीचे वो चाय सुट्टा चालू हो जाता है, मैगी मिल रही है, फलाना ठिकाना उल्टा सीधा खाना मिल रहा होता है। तो ये जो फूड वाली और वर्क वाली लाइफ होती है वहां पे भी कोई बहुत अच्छी नहीं होती है। बट अगेन कई लोगों को पसंद भी होता है, तो इट इज ऑल योर चॉइस। बट हाँ, ये मैं मान रहा हूँ कि वर्किंग कंडीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्श होती है। हाँ, बट ये कि इन टर्म्स ऑफ डाइट ये थोड़ा क्लीन रहता है, इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर ये थोड़ा सा क्लीन रहता है। बट यू कैन कंपेयर, मतलब ये सब चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप इंजीनियरिंग और मर्चेंट नेवी को कंसीडर कर सकते हो। अब इनमें से जो भी चीज आपको अच्छी लग रही है वो आपको पिक करनी है, जो नहीं अच्छी लग रही है उसको छोड़ देना है। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए वो कमेंट सेक्शन में डालो। सो विद दिस इन्फॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस।